नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। बजट 2021। बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, पूरी लिस्ट देखिए। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे किसकी हुई चांदी, कौन रहा खाली हाथ, जाने मोदी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, जानिए सीएम योगी की नजर में कैसा है आम बजट, किसे मिलेगा फायदा, किस पर पड़ा असर। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बजट 2021। बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, पूरी लिस्ट देखिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के आम बजट में डायरेक्ट टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स में परिवर्तन का ऐलान जरूर किया है। मसलन कई तरह के कच्चे पदार्थों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, स्टील के कुछ उत्पादों पर शुल्क खत्म कर दिया गया है, वहीं कॉपर स्क्रैप पर शुल्क को 5% से कम करके 2.5% किया गया है। इसी तरह अब आपको मोबाइल के कुछ पार्ट्स के लिए 2.5% ड्यूटी देनी होगी। वहीं मोदी सरकार ने शराब, मसूर की दाल, काबुली चना और मटर जैसे उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इस साल कस्टम में 400 से अधिक छूटों की समीक्षा करने का भी प्रपोजल दिया है। आइए जानते हैं कि आज की बजट घोषणा से आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, यानी इस बजट के बाद कौन सी चीजें सस्ती और क्या महंगी हो जाएगी। बजट में क्या हुआ महंगा। आयातित कपड़े, आयातित खाद्य तेल, इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स, मोबाइल, चार्जर, लेदर, प्लास्टिक, सिल्क, शराब, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एलईडी बल्ब, रत्न जवाहरात, सोलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कॉटन, काबुली चना, दाल, यूरिया, पेट्रोल, डीजल। बजट में क्या हुआ सस्ता। तांबे के उत्पाद, चांदी, सोना, लोहा, स्टील, नायलॉन के कपड़े, बीमा, ड्राई क्लीनिंग, कृषि उपकरण। मोदी सरकार ने इस साल ईंधन और शराब समेत कई चीजों पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है, जिससे कुछ चीजों के दाम बढ़ने स्वाभाविक हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं पर कुल मिलाकर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। मसलन पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर और मादक पेय पदार्थों पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाने की घोषणा की है। इसी तरह सरकार ने मोबाइल फोन के पार्ट्स और बैटरी चार्जर पर 0 से बढ़ाकर 2.5% आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इतना तो तय है कि इससे इन उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन इसके दाम पर कितना असर पड़ेगा, यह स्थिति साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए सीएम योगी की नजर में कैसा है आम बजट, किसे मिलेगा फायदा, किस पर पड़ा असर। जी हां दोस्तों, संसद में सोमवार को पेश हुए आम बजट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप बताया है। संसद में बजट प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा, अंत्योदय की भावना को साकार करना वर्तमान बजट अभिनंदन योग्य है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। योगी ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के कारण जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है, उस संक्रमण काल में ऐतिहासिक, व्यवहारिक और विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक अभिनंदन। निसंदेह यह बजट समस्त भारतीयों को वित्तीय अपेक्षाओं के पूर्ण करने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा, आज का आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, बल्कि यह देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हर हाथ को काम को साकार करता है। बजट के सभी प्रस्तावों पर सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यह नए भारत की नई अर्थनीति को प्रकट करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसकी हुई चांदी, कौन रहा खाली हाथ, जाने मोदी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने आज यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीका से लेकर सैनिक स्कूलों के खोले जाने का ऐलान किया, मगर मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ खास नहीं मिला। टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि टैक्स सुधार की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी और टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह छूट दे दी है, अब उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में अभी 2 वैक्सीन हैं और जल्द ही 2 और लॉन्च होगी। इसके अलावा सरकार ने कहा कि देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। तो चलिए 10 पॉइंट में जानते हैं मोदी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान। 1.75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत,
सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत दी है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा 6 साल से हटाकर 3 साल कर दी। इसके साथ ही कर धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपाई गई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक है, यह अवधि 10 साल होगी। उन्होंने कहा कि आकलन संबंधी मामलों को फिर से खोले जाने को लेकर करदाताओं के मन में बनी अनिश्चितता को दूर करने के लिए इसकी समय सीमा पहले की 6 साल से कम कर 3 साल होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग अनिवासी भारतीयों की दोहरा कराधान संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा। दूसरा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा, डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूं, जिस डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा, सोना चांदी होगा सस्ता, मोबाइल महंगा। सरकार के इस बजट से मोबाइल खरीदने की चाह रखने वालों को झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5% तक बढ़ेगा। वहीं कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इतना ही नहीं, सोना चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इसका मतलब है कि अब सोना चांदी सस्ता होगा और मोबाइल महंगा। चौथा, पहली बार देश में डिजिटल जनगणना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3726 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर काम कर रही है। सीतारमण ने 5 साल में 4000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर में मिशन की परिचालन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सुलह की प्रणाली स्थापित की है। पांचवा, डीजल पेट्रोल पर सेस बढ़ा, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वालों को इस बजट से कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया। इस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों को पहले की तरह ही टैक्स नियमों का पालन करना होगा। सिर्फ 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को राहत मिली है। छठा, उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि मुफ्त रसोई गैस LPG योजना का विस्तार किया जाएगा तथा 1 करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ईंधन की आबादित आपूर्ति जारी रखी गई। उन्होंने कहा कि घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को CNG मुहैया कराने की सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों के उसके दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सामान्य वहन क्षमता के नियमन की खातिर परिवहन प्रणाली ऑपरेटर की भी घोषणा की। सातवां, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान। 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2021-22 के लिए कोविड-19 टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं जरूरत पड़ने पर और धन देने की प्रतिबद्धता जताती हूं। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कोविड-19 के 2 टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही 2 और टीकों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा सकता है। आठवां, 7 बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की। सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कार्यान्वित की जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में पहला कागज रहित आम बजट पेश करते हुए कहा कि उन्होंने PPP मोड के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 7 बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इनमें दीनदयाल, मुंबई, JNPT, न्यू मैंगलोर, कोची, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता शामिल है। 9वां, सरकार का बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव। सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा बंगाल में बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार।
टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में यह फैसला करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ बंगाल की जनता मिले। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है, बंगाल में उद्योग धंधे बंद हुए हैं, बंगाल में परिवर्तन की लहर बह रही है, उसे आप नहीं रोक सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हावड़ा के डोमूर जला मैदान में रविवार को सभा करने वाले थे, लेकिन बंगाल दौरे रद्द होने के कारण वर्चुअल माध्यम से उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में टीएमसी छोड़कर बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ममता जी को यह सोचने की जरूरत है। 10 साल पहले टीएमसी की सरकार बनी, माँ माटी मानुष का नारा दिया था। इस नारे का विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। माँ माटी मानुष का नारा अदृश्य हो गया, तानाशाही तुष्टीकरण का नारा दिखाई देता है। कम्युनिस्ट से भी ज्यादा गिराने का काम ममता ने किया है। पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर दिख रही है। इस सभा के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थीं। शाह का दौरा रद्द होने के बाद उन्होंने यहां आकर सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कदावर नेता राजीव बनर्जी की अगुवाई में बड़ी संख्या में तृणमूल के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर हावड़ा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने घुसपैठियों को पनाह दी है। बंगाल में 10 साल तानाशाह का राज चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिजिटल माध्यम से सभा को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। यूपी के 3.40 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी ड्रॉप। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को डफरिन अस्पताल में 2 साल के बच्चे अनादि को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 5 साल तक के 3,40,00,000 नवजात को ड्रॉप पिलाई जाएगी। प्रदेश में 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। 59,000 टीमें घर घर जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 59,000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगी। 17,000 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। यह अभियान सोमवार, मंगलवार व बुधवार के अलावा शनिवार और रविवार को चलेगा। समारोह में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।